गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन 7th क्लास की सीबीएसई सिलेबस की। ठीक है, क्लास में हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों को एक क्विक रिवीजन चाहिए था क्योंकि फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये मैं एक शॉर्ट में इनकैप्सुलेट कर रही हूँ चैप्टर को। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे जो मैंने क्लास में बताए हैं कि एमसीक्यू, असर्शन रीजन, शॉर्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस, ये सारे पैटर्न्स आने हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल से। ठीक है, सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है? 2 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं और एक एग्जाम्पल, इतना तो लिखना ही है। और आपके जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कंप्लीट भी करना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। बहुत बच्चे मैंने देखा शॉर्ट में लिखकर आ जाते हैं और पैराग्राफ टाइप में लिखकर आते हैं, वो भी नहीं लिखना। पॉइंट्स में लिखना है। 2 नंबर में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स और 4th पॉइंट आपका एग्जाम्पल्स का बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब फिजिकल चेंजेस होते हैं कभी भी जिन कंपोनेंट्स के, लेकिन उनके अंदर केमिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है? आइस सॉलिड फॉर्म में है, जब वो मेल्ट हो रही है तो लिक्विड फॉर्म में आ रही है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं है। मतलब इट्स वाटर, तब भी वाटर ही था जब वो सॉलिड स्टेट में था, और लिक्विड स्टेट में भी वो वाटर ही है। तो वाटर बेसिकली जो उसका बेस रहा, बेसिक कंपोनेंट सेम है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आया है। ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज चेंज्ड। ओरिजिनल सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए या फिर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। सबसे इजी, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि कोई भी एक एग्जांपल देंगे और पूछेंगे कि फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है। सबसे इजी तरीका है, उसके अंदर ये वाला जो डिफरेंस होता है कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और नॉट। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो केमिकल चेंज, नहीं हो रहा है तो फिजिकल चेंज, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है? आयरन रस्ट कर रहा है। पहले वो आयरन था, लेकिन अभी ये जो रस्ट फॉर्म हमें मिली है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो हमें मिला है, वो पहले ओरिजिनली नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन रस्टिंग के बाद वो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस हमें एग्जिस्ट कर रहा है, हमें मिला है। तो दैट मीन्स हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है ना। तो ऐसे वाले चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस हमें मिल जाए, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। जब हमने फूड डाइजेस्ट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। डाइजेशन के बाद वो सिंपलर फॉर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, एमिनो एसिड्स में। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये इसके अंदर केमिकल चेंज आया, मतलब जो हमारे पास पहले कंपोनेंट था वो ब्रेक डाउन होके नया सब्सटेंस हमें मिला है। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड भी हमारा हो जाएगा केमिकल चेंजेस में। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट होते हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं और जो फाइनल कंपोनेंट्स हैं उनमें डिफरेंस आ गया, न्यू सब्सटेंसेस मिल गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंजेस में। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या आएगा कि जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए तो केमिकल चेंज, जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा तो फिजिकल चेंजेस। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल केमिकल चेंजेस में बाकी भी डिफरेंसेस हैं। जैसे केमिकल चेंजेस मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। ज्यादातर केमिकल चेंजेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, राइट? जैसे कि अगर रस्ट लग गई है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, स्टॉप कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई चीज बर्न हो गई है, कॉटन बर्न हो गई, वुड बर्न हो गया, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। आप जब वुड बर्न हो गई, उससे ऐश बन गया, वापस से वुड नहीं ला सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कौन से चेंजेस हैं? उसके अलावा चेंजेस हैं कि लॉट ऑफ एनर्जीज रिलीज इन केमिकल एनर्जीज, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में बहुत एनर्जी रिलीज होती है, फिजिकल रिएक्शंस में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो फिजिकल चेंजेस हैं लेकिन वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, वैसे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो इरिवर्सिबल हैं, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये एक फिजिकल चेंज है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। टीयरिंग ऑफ पेपर, ये भी फिजिकल है लेकिन ये रिवर्सिबल
नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल ही होंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल है, बट फ्यू आर ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर डिफरेंस। एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हो, फिजिकल एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं, एग्जाम्पल्स पूछे नहीं जाते हैं हायर क्लासेस में बेटा, एग्जाम्पल्स बिना पूछे आपको देने ही है अपने क्वेश्चन की और अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप फिजिकल चेंजेस में क्या देंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस दे दो, बॉइलिंग ऑफ वाटर ले लो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ले लो, कंडेंसेशन ले लो, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। और एक क्रिस्टलाइजेशन भी फिजिकल चेंज है जो इस टॉपिक के एंड में आएगा, वो बताऊंगी क्यों फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि सुनने में वो टर्म ऐसे लगती है जैसे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, बट वो एक क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, और केमिकल चेंज में आप एग्जांपल दे दोगे डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे मैग्नीशियम रिबन हम बर्न करेंगे, वो भी एक केमिकल चेंज होगा। उसके बाद आते हैं हम, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिएक्शंस का। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, आपकी बुक में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस में 10th क्लास में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द केमिकल चेंजेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसको एज द नेम सजेस्ट डिस्प्लेसमेंट, जिसकी प्लेस को चेंज किया जाए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो कौन सा है बेटा, Mg प्लस CuSO4। Mg इज बेटा मैग्नीशियम, दिस इज कॉपर सल्फेट। आयरन वाला भी बताऊंगी अभी, कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ भी बताऊंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या रिएक्शन होगा, Mg विल कंबाइन विद SO4, दैट मीन्स Mg जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटाएगा और उसकी जगह पे जाके प्लेस हो जाएगा। सो MgSO4 और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर एक ही एग्जांपल देना होता है, उसके लिए हम लेंगे आयरन नेल वाला एग्जांपल आपको दिया होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, सो CuSO4 प्लस कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो गया तो वो सेपरेट हो गया। इसका रीजन क्या होता है, ये केस स्टडी में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें आपकी बुक के अंदर एक ऐसे फ्लास्क बना होगा, उसके अंदर वो बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है बेटा ब्लू। ठीक है, ये कलर्स याद रखने हैं, बहुत जगह पूछा जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर वो डालेंगे एक नेल। ठीक है, नेल उन्होंने डाला जो कि आयरन का बना होता है। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल हम डालेंगे तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ नई चीज फॉर्म होगी, और वो क्या फॉर्म होगी, आयरन, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो CuSO4 से FeSO4 बन जाएगा। तो ये जो FeSO4 बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारा ग्रीन कलर का। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, अब वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा। कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर, आयरन के साथ रिएक्ट करने के बाद और आयरन डिस्प्लेस कर देगा Cu को, उसके बाद जो आयरन सल्फेट बनेगा वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, और इस नेल के ऊपर आप छोटे छोटे ब्राउन डिपॉजिट्स देखोगे, ब्राउन कलर के छोटे छोटे डॉट्स होंगे। ये जो डॉट्स होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहले कि आयरन में कॉपर की रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस इसलिए किया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी ज्यादा हाई रिएक्टिव मटेरियल होगा वो लो रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस करेगा। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर कम रिएक्टिव था, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो ब्राउन डिपॉजिट्स हैं वो किस सब्सटेंस के हैं, दैट इज ऑफ कॉपर, वो कॉपर के हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर पूछेंगे, आयरन सल्फेट का पूछेंगे, क्या साइड यहाँ पर बचा है वो पूछेंगे, और उसका कलर क्या है वो पूछेंगे। तो 4 या 5 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और आयरन का। ठीक है, और इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म क्या क्या हुए बेटा,
ये भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ये भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ये पहले ब्लू था, अब ग्रीन हो गया। ब्राउन कलर पहले नहीं था, अब वो ब्राउन कलर हो गया। यहाँ पे आयरन का पहले सिल्वर कलर था, अब कॉपर का ब्राउन कलर आ गया। तो काफी सारे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए। तो केमिकल चेंज है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं वो बता दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम, नेक्स्ट आपकी बुक में आता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से व्हाइट लाइट निकलती है। व्हाइट मतलब बिल्कुल व्हाइट दिखेगी। नॉर्मली जब आप किसी चीज को बर्न करते हो तो येलोइश ऑरेंज लाइट निकलती है ना, लेकिन जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, ये दो एग्जाम्पल थे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को, ये जो आयरन वाला है, ये आपकी बुक्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक से ज्यादा एग्जाम्पल पूछते हैं तो जो ऊपर वाला मैंने लिखवाया था वो भी आप साथ में लिख देंगे। उसका कुछ डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है, डिटेल इसकी आएगी, और अगर एग्जाम्पल्स पूछे हैं तो आप ये दो दे देना, ठीक है। फिर आते हैं हम मैग्नीशियम रिबन पे। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाला रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को बेटा हम बर्न करेंगे। बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन लिखते हैं, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग में, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि when two or more substances combine to form new substance, ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो बन रहा है MgO, और अगर इसको बैलेंस कर देते हैं तो 2Mg + O2, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये दो सब्सटेंसेस कंबाइन हुए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए। तो ये हो गया मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाला रिएक्शन, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम रिबन के उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी में आ जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये कहते हैं जब मैग्नीशियम को आपने बर्न किया तो जो उसका प्रोडक्ट आया, अगर उस प्रोडक्ट को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद क्या प्रोडक्ट आया। बेटा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला इस प्रोडक्ट को जो बर्न करने के बाद आया उसको आपको वाटर के साथ कंबाइन करना है, ठीक है, वाटर में मिक्स करना है। तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH2, ठीक है, MgOH2। सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कि बर्न करने पर क्या प्रोडक्ट आया। सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर उस प्रोडक्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उसके साथ क्या रिएक्शन होता है। थर्ड आता है कि ये जो वाटर में मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट बना, यानी कि जो मैग्नीशियम OH होता है, हाइड्रोक्साइड का साइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ये एक बेस है या फिर एक एसिड है, ठीक है। बेस और एसिड वाला जो है, हमने एसिड बेसिड और न्यूट्रलाइजेशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर किया था। बेस और एसिड का आप चेक करोगे, सबसे इजी तरीका होता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो आप लिटमस पेपर के साथ कैसे चेक करेंगे कि अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हो, रेड लिटमस पेपर के ऊपर इसको चेक करते हो, तो रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू। बेटा कोई भी सब्सटेंस जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो आप इसको कैसे टेस्ट करोगे, आप टेस्ट करोगे कि आपने ब्लू और रेड 2 लिटमस पेपर लिए। जब आपने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर इस प्रोडक्ट को चेक किया, इस सब्सटेंस को चेक किया, तो उसका नो कलर चेंज था, वो ब्लू ही रहा। लेकिन जब आपने रेड लिटमस पेपर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को चेक किया तो इट टर्न्स ब्लू। तो कलर ब्लू जो चेंज हो रहा है वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस क्वेश्चन में से ये 2 इक्वेशंस बनेंगी, रिएक्शंस बनेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है, दोनों आपको पता चल रहा है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस शॉर्ट आते हैं 1-1 मार्क करके, ठीक है। ये नोट कर लो फटाफट से। फिर नेक्स्ट इक्वेशंस पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आती है, उसमें मैं बताती हूँ कि क्योंकि देखो बेटा सीधा सीधा ये आना कि वो वाला रिएक्शन लिख दो, ये वाला रिएक्शन लिख दो, ये कम आता है, ठीक है। आपको रिएक्शंस पता है लेकिन उन रिएक्शन से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ना पूछ के उनको टर्न करके पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा और विनेगर। वो कहते हैं कि अगर आप विनेगर में पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो क्या बनेगा। बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। विनेगर के साथ अगर आप बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो उस केस में बनेगा बेटा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O।
इसमें कई बार वो ये भी पूछते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें कोई गैस इवॉल्व हो, ठीक है, तो आप इस वाले रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें हिस साउंड आता हो। हिस साउंड मतलब जैसे बबल्स का साउंड आता है, कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हम साउंड आता है, हिस का साउंड आता हो, ऐसा कोई रिएक्शन लिखो। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा आपको कि बेकिंग सोडा और विनेगर का बताओ, हिस का साउंड आ रहा है वो पूछो, जिसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है वो रिएक्शन दो। तो उन केसेस में आप ये देंगे, क्योंकि जब आप विनेगर के अंदर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है निकलती है जब, तो उसका हिस साउंड आता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का साउंड आता है। इस क्वेश्चन के अंदर इसके आपको केमिकल नेम्स नहीं है आपके सिलेबस में। वो क्या पूछेंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए पूछेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड रिएक्शंस। अगर वो वर्ड रिएक्शंस पूछते हैं तो केमिकल नेम्स डालने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। आपको विनेगर, बेकिंग सोडा, सोडियम एसिटेट, CO2, H2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देना उस केस में, अगर वर्ड प्रॉब्लम पूछी है तो। अदरवाइज तो CO2 और H2, यहाँ पे मैं दोनों चीजें लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख देती हूँ। अगर वर्ड रिएक्शन पूछा है तो सिर्फ नेम लिखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड दिस इज वाटर। इस वाले में से यही 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो दिया हुआ है लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर का आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व है, रिलीज हो रही है, तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो CO2 है। तो CO2 गैस के लिए क्या करना होता है बेटा, CO2 गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब CO2 गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। मिल्की मतलब व्हाइट कलर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये लेते हैं हम लाइम वाटर। ये किसका फॉर्मूला है, लाइम वाटर, केमिकल नेम है ये लाइम वाटर का। लाइम वाटर में जब हम CO2 पास करेंगे, मोस्टली ये रिएक्शन आपको दिया होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है, उसके अंदर एक स्ट्रॉ है, उसके अंदर आप ब्रीद आउट कर रहे हो। तो जब ब्रीद आउट करोगे तो CO2 हम एक्सेल करते हैं, तो जैसे ही आप एक्सेल करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाएगा। तो CaOH2 प्लस CO2 क्या बनेगा, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिल्की दिया। तो ये बनेगा आपका रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अंदर यही पूछा जाता है कि हाउ यू विल टेस्ट दैट द गैस दैट यू एक्सेल दैट इज CO2, या फिर पूछेंगे कि कहीं से गैस CO2 रिलीज हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो CO2 ही है, ठीक है। इस वाले रिएक्शन को विनेगर वाले रिएक्शन के साथ भी कंबाइन करते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मैंने रिएक्ट किया तो उसमें से CO2 गैस निकली। फिर वो कहते हैं कि हाउ यू विल चेक दैट दिस गैस इज CO2 ओनली, कि वो CO2 ही है। तो इस केस में आप क्या करोगे, वो जो गैस वहां से निकल रही है उसका रिएक्शन फिर इसके साथ लिख दोगे। तो उस केस में आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। ये बेटा ट्रिक है, वो 2, 3, 4 कितनी भी इक्वेशंस मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर इक्वेशन के बारे में एक्चुअल में डेप्थ में पता होना चाहिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। कोई कलर चेंज हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो जब वो गैस इवॉल्व हो रही है तो उसमें से कोई साउंड आ रहा है, या वो गैस किसी और के साथ रिएक्ट करके कोई और रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं या केस स्टडीज आ रहे हैं इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इरेज करती हूँ इसको। नेक्स्ट रिएक्शन हम आते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, डीकंपोजिशन का मतलब जैसे कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या था कि 2 और मोर सब्सटेंसेस को हम जब कंबाइन कर रहे थे तो एक न्यू सब्सटेंस बन रहा था। यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस 2 और मोर फर्दर न्यू सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक होगा CaO प्लस CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें ब्रेक होगा, CaO प्लस CO2 में। CO2 हो गई आपकी गैस, CO2 गैस हो गई है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थे इस चैप्टर के मोस्टली, जिसमें हमने कर लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया, उसके बाद कॉम्बिनेशन कर लिया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कर लिया और कॉम्बिनेशन कर लिया, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके ऊपर 100% फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है।
देखो 3 चीजें इस चैप्टर में सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला CuSO4 वाला जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ, दूसरा जो हमारा रस्टिंग वाला इक्वेशन है, और तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये 3-4 रिएक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस बेटा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे आप लोगों ने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी किया होगा, है ना। तो अब लिख रहे हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, एसिड में चलो हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4, ये होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये होता है बेस में ले लेते हैं हम NaOH, हाइड्रोक्साइड है ना इसमें, तो पता चल रहा है ये सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड को यानी एक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये क्या होता है, बेस होता है। तो क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये बन गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये एक सॉल्ट होता है प्लस वाटर। तो एक एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। वाटर हर केस में रहेगा, सॉल्ट्स डिफरेंट आएंगे अकॉर्डिंग टू एसिड और बेस। हम कौन सा एसिड और बेस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट उसका बनेगा, वाटर तो रहेगा ही। तो हमने जब H2SO4 और NaOH का रिएक्शन कराया बेटा, तो Na2SO4 ये दोनों चीजें रिएक्ट हो गई और वाटर अलग से रिलीज हो गया। तो Na2SO4 प्लस H2O ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स अब ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। दैट मीन्स ना तो ये कंप्लीट एसिड है और ना ही ये बेस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है बेटा। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस की प्योर क्रिस्टल फॉर्म में सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज की इम्प्योर फॉर्म जो है उसको अगर हमें प्योर करना है, प्योर क्रिस्टल्स उससे लेने हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत आता भी है फ्रीक्वेंटली कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ तो बड़ा सा हो रहा है तो उसमें केमिकल लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। फिजिकल चेंज में मैंने आपको कहा था जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो तब फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। तो क्रिस्टलाइजेशन में मैंने आपको क्या कहा कि किसी चीज की इम्प्योर फॉर्म से उसकी प्योर फॉर्म को लेना। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको प्योर फॉर्म में लेना। तो कोई इम्प्योर फॉर्म से प्योर ही तो हो रही है। अगर इम्प्योर सॉल्ट है तो उससे हम प्योर सॉल्ट ले रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा ना तो बन रहा ना ही कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, इसको बिल्कुल भी केमिकल चेंज नहीं लिखना है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जिस भी चीज को आपको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लाना है, आप उसको वाटर के अंदर मिक्स करना शुरू करते हो। ठीक है, हीट करके मिक्स करना शुरू करते हो और तब तक मिक्स करते हो जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना होता है। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है बेटा, सैचुरेटेड का मतलब होता है जैसे कि ये वाटर है, वाटर के अंदर सपोज करो हम घर में शुगर मिला रहे हैं, पानी के अंदर हमने शुगर मिलाना शुरू किया, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून, उसके बाद क्या, कब तक सारी शुगर तो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन दिस सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो भी इम्प्योर आपको जो जिसका आपको प्योर फॉर्म लेना है, आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको वाटर में हीट करना शुरू करेंगे वाटर को, और उसके अंदर मिक्स करना शुरू करेंगे। हीट इसलिए करते हैं क्योंकि हीट करने से सैचुरेशन का जो वो होती है, कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है, ज्यादा मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो हीट किया, वाटर लिया, उसके अंदर सपोज हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, आपने डिसॉल्व करना शुरू किया। तब तक डिसॉल्व करोगे जब तक ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए, जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स होना बंद ना हो जाए, डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए।
फिर जब वो सैचुरेटेड हो गया उसके बाद आप हीट से हटा लेंगे और इस कंटेनर को अनडिस्टर्ब्ड कुछ आवर्स तक छोड़ देंगे। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना मतलब उसको हिलाना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ टाइम के बाद कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटीज का क्या? इम्प्योरिटीज से जो क्रिस्टल्स बने वो प्योर बन गए, लेकिन व्हाट अबाउट द इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज जो होंगी वो उस वेसल में जिसमें आपने उसको छोड़ा है कॉपर सल्फेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, उसके बेस पर इम्प्योरिटीज सारी कलेक्ट होती हैं। तो आप वो सेपरेट हो गई। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग सेपरेट हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी चीज के इम्प्योर फॉर्म से प्योर क्रिस्टल्स उसके मिल जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन ये होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही हम उन क्रिस्टल्स को बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इतना ही है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो मेन चीजें थी वो हमने कर ली। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करा हुआ है मैंने पहले भी आप लोगों के साथ, लेकिन एक बार शॉर्ट में फटाफट से बताती हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट है ये हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग की जो हमने इक्वेशन करी थी आयरन वाली, उसी के साथ कंबाइन होकर क्वेश्चन आ जाता है कि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे। जो जंग लग जाती है लोहे की चीजों पर, उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे बेटा? पहला पॉइंट है पेंटिंग। ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत सारी अलमीराज होती हैं, टेबल चेयर्स होते हैं, उसके ऊपर पेंट होता है, क्योंकि अगर आयरन वाटर और मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आया तो उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम उसमें बैरियर कैसे क्रिएट करेंगे? आयरन और एयर और वाटर के बीच में बैरियर किन चीजों से हम क्रिएट कर सकते हैं? पहला, उसको पेंट करके हम क्रिएट कर सकते हैं, तो रस्टिंग नहीं लगेगी। सेकेंड पॉइंट है ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ठीक है, कोई भी लुब्रिकेंट्स उसके ऊपर लगा दो, उससे अगर एक ऑयल की लेयर आ जाएगी तो वो भी बैरियर क्रिएट करेगा, तो आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगेगी। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। ये एक या दो नंबर में कभी अलग से भी डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन करने के लिए। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन के ऊपर हम जिंक, मॉल्टन जिंक, लिक्विड फॉर्म में जो जिंक होता है, मॉल्टन जिंक की लेयर कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आयरन जो है वो कवर हो जाएगा जिंक लेयर से, और जिंक तो रस्ट होती नहीं है, जिंक वाटर के साथ या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो अगेन आयरन और एटमॉस्फेयर की, एयर और वाटर के बीच में किसका बैरियर क्रिएट हो गया? जिंक का। तो जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर हम कवर कर देते हैं टू प्रोटेक्ट द रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। तो ये प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है बेटा क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग मतलब आपने टैप्स देखे होंगे वॉशरूम्स में जो होते हैं। ठीक है, तो वॉशरूम के जो टैप्स होते हैं वो आयरन के हैं। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत शाइन होती है, बहुत शाइनिंग वाले होते हैं, क्योंकि आपको उन्हें अट्रैक्टिव बनाना होता है। ठीक है, तो जो ये चीजें होती हैं वो होती है क्रोमियम प्लेटिंग। आयरन के ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग करने से उसकी शाइन बढ़ जाती है, और दूसरा क्योंकि वो ऑल टाइम वॉशरूम यूज होने हैं, टैप्स पानी में रहने हैं, तो उसके ऊपर रस्टिंग भी नहीं लगेगी। ठीक है, लास्ट अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब क्या होता है? मेटल्स या नॉन मेटल्स का कंबाइन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इनको कंबाइन करके एक हम नया मटेरियल बना लेते हैं। वो मटेरियल जिसके अंदर उन सारे मेटल और नॉन मेटल्स जो कंबाइन हुए हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज कंबाइनली आ जाती हैं, तो वो एक डिफरेंट मटेरियल बन जाएगा और वो डिफरेंट तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन, क्रोमियम और निकल, इन तीन चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो स्टेनलेस स्टील बनती है। तो कौन सा अलॉय बनता है? स्टेनलेस स्टील। तो अलॉयज मतलब जिसके अंदर हम मेटल्स या मेटल नॉन मेटल्स अलग अलग का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, और फिर स्टेनलेस स्टील जो होता है इसके अंदर इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और अब ये रस्ट नहीं करता है। ये स्टेनलेस स्टील के हमारे पास यूटेंसिल्स भी होते हैं, इनमें रस्टिंग नहीं लगती है पानी में रहने के बाद भी। ठीक है, तो ये सारे तरीके क्या हो गए, आपको रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करना है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा था शॉर्ट में बताऊंगी, तो शॉर्ट में ही बताया बेटा। ये चैप्टर को मैंने रिवाइज कराया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीड नहीं करेंगे अपनी अपनी बुक्स में से, रीड तो करना ही है। आजकल एक एक लाइन में से छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट होगा या कोई अगर मुझे जरूरत लगेगी आप लोगों को करवाने की, तो मैं कुछ क्वेश्चंस की वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन चैप्टर को थॉरली रीड करना है, जितनी भी फिगर्स होती हैं उनको ध्यान से करना है। तो हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब किया था। सारे रिएक्शंस जो करवाए हैं उसके अंदर कॉपर सल्फेट, आयरन
और न्यूट्रलाइजेशन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद जो आयरन वाला जो क्वेश्चन है रस्टिंग वाला, उसमें ये प्रिवेंशन जो है रस्टिंग से, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान आ गया लास्ट में करते करते रस्टिंग वाला, कि रस्टिंग के लिए पूछा जाता है कि ये जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब सी के आसपास के जो एरियाज होते हैं, इसमें इन जगहों में रस्टिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज्यादा है। वो इसलिए बहुत ज्यादा है बेटा जी कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर होता है सॉल्ट, और सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट आपकी रस्टिंग की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो जो भी एरियाज कोस्टल एरियाज जो हैं उनमें रस्टिंग का प्रोसेस ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां का जो मॉइस्चर है, जो हवा है, उसमें है सॉल्ट सी की वजह से, और वो सॉल्ट की वजह से रस्टिंग का प्रोसेस हो गया स्पीड अप, तो वो हो जाता है उसकी वजह से ज्यादा होता है। तो अगर पूछा जाता है कि कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है या नॉर्मल एरियाज में ज्यादा होता है, तो आपको कोस्टल एरियाज कहना है और रीजन भी बताना है कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होना है, फटाफट से रिवाइज करो, देन आई टेक अ टेस्ट। गुड बाय, टेक केयर।